नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ टॉक में। दोस्तों, जनरली हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता क्यों हो रही हैं। असल में वो सारे डिसऑर्डर्स होते हैं न्यूरोज के। न्यूरो बेसिकली जिसे हम जानते हैं दिमाग से। दिमाग हमारा शरीर, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और सेकंड जो माइंड है वो होती है हमारी बैकबोन। इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला लें तो एक न्यूरो बनता है, दिमाग और रीढ़ की हड्डी मिलके। तो दोस्तों, आज हम दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में हम आज बात करेंगे। आज हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर सतीश कुमार, जो कि एक न्यूरो सर्जन है और पीलीभीत बाईपास रोड पे अपना एक लाइफ लाइन के नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं। आज हम अपनी सारी जो आम समस्याएं हैं आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। और यदि आप कुछ समस्याओं को स्पेशली डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हो समस्याओं को लेकर, तो डॉक्टर साहब का नंबर फ्लैश होता रहेगा, आप डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं। तो समय ना गंवाते हुए आज हम सीधे चलते हैं डॉक्टर सतीश के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ टॉक में। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ चीज़ें हम न्यूरो के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपका, मैंने देखा आपका आप जो लिखते हैं उसमें लिखा जाता है सीनियर न्यूरो सर्जन। तो सर, ये न्यूरो बेसिकली क्या चीज़ होती है, इसको हम कैसे समझें? न्यूरो बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइन, दिमाग एवं रीढ़ की समस्याओं और नस की समस्याओं को हम लोग न्यूरो में या एज ए न्यूरो सर्जन डील करते हैं। इसमें दिमाग का टोटल पार्ट एंड उसके साथ साथ गर्दन से लेके रीढ़ तक की जो स्पाइन है, वो हड्डियां जो हैं स्पाइन की, उसके साथ साथ स्पाइन के नस, स्पाइनल कॉर्ड एंड फिर जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं जो हाथ और पैरों में नसें जाती हैं, इसको या इससे संबंधित बीमारियों को हम लोग डील करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि दिमाग से और सर से ये जो न्यूरो है वो स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर साहब, कुछ एक बड़ी कॉमन सी एक प्रॉब्लम्स आजकल देखने में आती हैं कि एक तो माइग्रेन बड़ा कॉमन सी एक चीज़ हो गई है कि माइग्रेन हो गया, माइग्रेन होता है, सर में दर्द होता है, आदमी परेशान रहता है, वो नाना प्रकार की दवाइयाँ खाता रहता है। तो सर बेसिकली ये माइग्रेन क्या है और क्यों होता है? बेसिकली माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द है। सिर दर्द बहुत तरह के होते हैं, जिसमें ये माइग्रेन है या नहीं है वो हमें पता करना होता है। माइग्रेन में क्या होता है कि अधिकतर लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सिर के आधे साइड में, किसी एक साइड में दर्द होता है, आँखों के आसपास के एरिया में दर्द होता है। ये पैटर्न बहुत समय तक तो फिक्स भी रहता है, बाद में बदल भी जाता है, फिर ये पूरे सिर में धीरे धीरे होने लगता है। एंड इसमें कुछ मरीजों को सिर दर्द के साथ साथ उल्टी की भी शिकायत रहती है। तो इसमें क्या होता है कि माइग्रेन जिनको होता है, कितने में तो खानदानी भी होता है, बच्चों को होता है, मदर को होता है, पेरेंट्स को भी हैं, दादा दादी को भी थे, तो कभी कभी तो खानदानी भी होता है। लेकिन माइग्रेन से कोई ऐसी डरने वाली चीज़ नहीं होती है। ये बहुत ही आम तरह की, कॉमन तरह की सिर दर्द है। मैं एक चीज़ के लिए आश्वस्त करूँ कि माइग्रेन से लाइफ को कभी भी कोई खतरा नहीं होता है। इसमें सिर की नस थोड़ी समय के लिए फूल जाती है, जिससे दर्द होने लगता है। दवाइयों के साथ या फिर समय के साथ वो खुद ही सही हो जाती है और मरीज को आराम हो जाता है। इसमें बहुत बार आपको तुरंत से दवाई की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बार सिंपल दवाइयों से भी इसमें आराम हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जिसको नहीं आराम होता है या इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है या बार बार सिर दर्द होने लगता है या मरीज़ बहुत परेशान होने लगता है, तो उसको कुछ समय के लिए लगातार दवाई दी जाती है। माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो आप जितनी जल्दी इसकी दवाई लेंगे उतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगी। जितना लेट करेंगे दवाई लेने में उतना ये लेट से ठीक होगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल समय से दवाई लें। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपको टेंशन हो जाए, आपकी नींद पूरी ना हो, आप धूप में निकल गए, समय से खाना नहीं खाएं, समय से चाय नहीं पिए हैं, बहुत शोरगुल वाला एरिया में है, डीजे वगैरह बज रही हो, तो ये सब में माइग्रेन वाले मरीज़ के सिर दर्द के बढ़ने की संभावना हो जाती है।
बहुत सारे तरह के फास्ट फूड लोग खाते हैं, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाउमीन है, ये सब जो भी फास्ट फूड्स हैं, तो ये सब कॉफ़ी है, ये सब भी लेने वालों को किसी किसी में देखा गया है कि माइग्रेन हो जाता है। तो उनको इन सारी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जिनको धूप में जाने पे तुरंत से सिर दर्द हो जाती है, उन्हें उससे बचने की उपाय करनी चाहिए। कूल काम रिलैक्स रहना चाहिए। तो ये सिंपल दवाई से ही ठीक हो जाती है, इसलिए इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो माइग्रेन है, हालांकि जैसे आपने बताया कि बहुत सिंपल सी बीमारी है और इससे लाइफ को कोई हार्म नहीं है, बट ये देखा जाता है कि जब जिस समय जिसको माइग्रेन होता है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत सर में दर्द होता है। हाँ, तो क्या मेडिटेशन से या इससे भी इसका कोई परमानेंट इलाज हो सकता है? देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर आप टेंस हो गए, मैंने अभी ये भी बोला कि अगर आप रिलैक्स रहते हैं तो भी ये कम होती है। तो मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, अपने को कूल काम रिलैक्स रख सकते हैं, तो इससे भी माइग्रेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसकी फ्रिक्वेंसी घट जाती है, और जिसको बार बार होती है वो काफ़ी लंबे दिनों में गैप में होती है। तो रियली मेडिटेशन से इसका फ़ायदा है, योगा से इसमें फ़ायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और अक्सर देखने में आती है, जैसे अब आजकल गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो अक्सर ये देखने में आता है कि कुछ लोग जहाँ ख़ास तौर से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या मार्केट एरियाज़ में, अक्सर ये देखा जाता है कि कोई आदमी फेंट हो गया, बेहोश हो गया, और उसको कहता है कि मिर्गी का दौरा आ गया। तो सर, ये मिर्गी का दौरा क्या है और इसके रीजंस क्या है? असल में मिर्गी का दौरा में बेसिकली आप ऐसे समझे सिंपल शब्दों में कि जैसे किसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गई एकदम से, तो क्या होता है, एकदम से तेज़ी से लाइट आती जाती है पूरी बिल्डिंग को और एकदम से उड़ जाती है, फिर एकदम अंधेरा हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद पुनः लाइट जब आ जाती है तो पूरी बिल्डिंग की व्यवस्था सही हो जाती है। तो ब्रेन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें, पूरे ब्रेन में भी एक तरह की करंट चलती है। आप समझ लीजिए कहीं किसी कारण मैं बताऊंगा, उसमें किसी तरह की शॉर्ट सर्किट जैसी चीज़ हो गई, तो एकदम से ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ होता है और हाथ पाँव में झटके आते हैं, मुंह टेढ़े होने लगते हैं, किसी नीले भी शरीर पड़ने लगते हैं, ओठ नीले पड़ने लगते हैं, सांस में भी दिक्कत आ जाती है, आदमी बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता है तो फिर धीरे धीरे ब्रेन एकदम रिलैक्स स्थिति में आ जाता है। उसके बाद जब ये चीज़ ख़त्म होती है तो धीरे धीरे मरीज होश में आ जाता है। दौरे बहुत तरह के होते हैं। कुछ दौरों में तो आदमी बेहोश होता है, हाथ पाँव में झटके आते हैं, मुंह भी टेढ़े होते हैं, जबान तक कट जाती है। और कुछ दौरे इस तरह के हैं कि जैसे उसे हल्के से हाथ पाँव में झटके आए, हाथ पाँव हुआ और मरीज होश में ही था, बोलता है मरीज बैठा बैठा मेरे से बात कर रहा है और एकदम से गुमसुम हो गया और फिर थोड़ी देर बाद बात कर लिया। तो दौरे के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हाँ, दौरे पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। दौरे वाले मरीज का जांच जरूर कराना चाहिए, उसका सीटी स्कैन या एमआरआई जरूर देखना चाहिए। हमारे इस पूरे जोन में जो सबसे कॉमन चीज़ देखा गया दौरे आने का कारण, वो देखा गया है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। मतलब एक फीता कृमि होता है, पेट का कृमि जो गांठ, उसके अंडे होते हैं, और वो अंडे छोटे छोटे होते हैं, रिलीज होते हैं बहुत सारे, और कुछ ब्लड में चले गए। जब वो ब्लड में चले जाते हैं तो घूमते घूमते वो ब्रेन में जाके कहीं अटक जाते हैं और वहाँ पे सूजन फैलाना शुरू करते हैं। जैसे वो सूजन फैलाते हैं, रिएक्शन देते हैं, वैसी ब्रेन में दौरा वो प्रोड्यूस कर देते हैं, और दौरा आने के बाद फिर मरीज की ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे मरीजों का सीटी स्कैन या एमआरआई करा के तुरंत से देखना चाहिए कि वो जो अंडा गया हो एक्टिव तो नहीं है। एक्टिव है तो हमें उसका भी इलाज करके उसको ख़त्म करना पड़ता है, और साथ में दौरे की भी दवाई दी जाती है और दिमाग के सूजन भी घटाई जाती है। यूजुअली 3 साल का कोर्स होता है, और इसमें 70% मरीज, 60 to 70% मरीज एक बार के कोर्स से ही 3 साल में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको बार बार दौरे आते हैं, या तो वो डिफ़ॉल्टर होते हैं, दवाई टाइम से नहीं खाते हैं, रेगुलर नहीं होते, या उनकी डोज सही नहीं रहती है, या साथ में कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है जिसके चलते उनको दौरे आ जाते हैं। तो उनको रेगुलर डॉक्टर के चेकअप में रहना चाहिए और दौरे से निजात पा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर ये मतलब हम बहुत पुराने समय से देख रहे हैं कि जिसको मिर्गी का दौरा आ जाता है तो लोग कहते हैं इसको जूता सुंघाओ, इसको ये करो। तो क्या ये चीज़ सही है या क्या? ये सब बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़बरदस्त भ्रांति है, एकदम मिथ्या चीज़ है। कुछ इससे फ़ायदा नहीं होना मरीज को, बल्कि और नुकसान होना। इनफैक्ट अगर आप भी कहीं देख लें किसी को दौरा आ जाए, हाथ में झटके आ रहे हैं, दौरा मुश्किल से
आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। और अगर इससे ज़्यादा का हो रहा है तो तुरंत उसको भर्ती कराइए हॉस्पिटल में। इसमें आप मरीज़ को ज़मीन पे लेटा दें या कोई सेफ जगह पे लेटा दें, है ना, छाँव हो तो और अच्छी बात, और उसको करवट दिला दें। दूसरा, उसके आसपास भीड़ नहीं लगाए, उसके ऑक्सीजन को पूरा सप्लाई होने दें, सफोकेशन पैदा ना हो। हाँ, ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं, जूता सुखा रहे, ये सब करा रहे हैं तो और मरीज तो नुकसान में आ जाएगा, है ना। हम तो उसकी प्रक्रिया, ठीक होने की प्रक्रिया या खुद से दौरे को ख़त्म होने की प्रक्रिया को लंबा कर देंगे। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत ही गलत चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बड़ी देखी जाती है कि जो दिमाग से जो चीज़ें जनरेट होती हैं, उससे पैरालिसिस अटैक भी एक बड़ा रोल आज की तारीख में प्ले करता है। वो अक्सर फालिज, लकवा, पैरालिसिस, स्ट्रोक, आप जो भी कहें, ये बहुत कॉमन चीज़ है और हम लोग बहुत कॉमनली डील करते हैं। आए दिन ऐसे मरीज आए रहते हैं, आते हैं हमारे पास। जाड़ों में कुछ ज़्यादा ही आते हैं। तो क्या रीज़न है सर इसका कि जाड़ों में ज़्यादा होता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मरीज का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना। अधिकतर लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं जो या तो दवाई छोड़ देते हैं या जाड़ों में उनकी दवाई बीपी अनकंट्रोल होने लगती है ठंड के चलते। तो ऐसे लोग जाड़े में कम निकलते हैं तो डॉक्टर तक भी कम जाते हैं, और गलती से अगर दवाई छोड़ दिए 1-2 दिन 4 दिन तो एकदम से वो बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और 2 तरह से फालिज पड़ती है। या तो दिमाग की नस फट जाती है या कोई क्लॉट जाके दिमाग में अटक जाता है। तो ये 2 तरह के होते हैं, या तो क्लॉट हो गई तो उससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई खत्म हो गई कुछ पार्ट का, या हैमरेज हो गया तो नस ही फट गई तो उससे जो नुकसान होना हो गया। अगर ब्रेन हैमरेज नहीं है, सिर्फ क्लॉट हुआ है, तो ऐसे मरीज को अगर 4 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल में ले आते हैं और सीटी स्कैन हो जाए, उसमें दिख जाता है कि ये क्लॉट के चलते, ये कभी कोई सीटी स्कैन तुरंत में नहीं भी आती है, एमआरआई में आता है, लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि हैमरेज तो नहीं हुई है। हैमरेज सीटी स्कैन में तुरंत दिख जाती है, क्लॉट जल्दी नहीं दिखती। क्लॉट को अपीयर होने में सीटी स्कैन में कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो जैसे ही लग जाता है कि ब्रेन हैमरेज तो नहीं है, क्लॉट के चलते हुआ है, तो आप किसी भी न्यूरो सेंटर पर तुरंत पहुंचाएं। जांच करके डॉक्टर तुरंत से 1-2 नई दवाइयाँ आ गई हैं जो देने से हम उस ब्लॉक हुई आर्टरी को खोलने की कोशिश कर सकते हैं, मरीज़ को फर्दर और डैमेज होने से बचा सकते हैं, या जहाँ नुकसान हो गई है उसको रिवर्ट कर सकते हैं विदिन 24 आवर्स। लेकिन अधिकतर मरीज़ क्या होते हैं, वो कहीं झाड़ फूँक के चक्कर में चले जाते हैं, कहीं इधर उधर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी प्रैक्टिस सालों से करते आ रहे हैं, ऑथराइज लोग नहीं हैं, लेकिन एनीवे तो हम वो जो शुरू का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन आवर्स टाइम जो मिलता है मरीज़ को ठीक करने का, वो खो देते हैं। वही मरीज़ लौट के बाद में तो आते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, जबकि हमारे पास कुछ करने लायक फिर नहीं रह जाता। तो ये गलत चीज़ है। आप हमारे पास या डॉक्टर के पास या न्यूरो सर्जन के पास जल्द से जल्द जाएँ, एक बार स्टेबलाइज हो जाए, एक बार ठीक होने की कैटेगरी में आए तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर रिकवरी नहीं हो तो उसके बाद फिजियोथेरेपी, कसरत, दवाई, ये सब से भी बहुत अच्छा इलाज होता है और बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक आजकल बड़ी कॉमन सी एक प्रॉब्लम चल रही है कि लोग बागों के पीठ में और गर्दन में बड़ा दर्द रहता है। ये क्या रीज़न है और उससे क्या निजात पाने के क्या उपाय हैं? आजकल खासकर यंग जनरेशन में पीठ दर्द और कमर दर्द की बहुत समस्या हम लोग देख रहे हैं। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे पास कोई सा भी पेशेंट पीठ दर्द या गर्दन दर्द का यंग जनरेशन वाला नहीं हुआ करता था, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। लेकिन अब तो मैं आए दिन ओपीडी में कोई दिन नहीं होगा जिस दिन 5-10 मरीज यंग जनरेशन वाले, कम उम्र वाले, लेस देन 30 ईयर्स वाले आ रहे हैं। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द या पीठ का दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या सियाटिका वाली प्रॉब्लम अमूमन 45, 50, 60 साल वाले लोगों में मिलती थी। लेकिन अब 15 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल वाले लोग आ रहे हैं। अब इनमें क्या है कि पोस्चर की प्रॉब्लम, सही तरीके से बैठना, सोना, उठना, चलना, या ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लंबे समय वर्क कर रहे हैं, मोबाइल पे बहुत, आजकल तो आप देख रहे हैं लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम की जो ये हो गई कि वो किसी तरह से घर से काम करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, जो मुझे पता चला कि ऐसे तो ऑफिशियल जॉब 8 घंटे का होता था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो 24 घंटे का हो गया कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक भी उनके काम ख़त्म नहीं हो रहे। तो एक तो ओवर वर्क करना हो गया, एंड पोस्चर जो है ना तो टेबल पे बैठने का हमारा सही है। अधिकतर लोग बेड पे लेटे लेटे काम कर लेते हैं, बेड पे लेटे लेटे पढ़ लेते हैं, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे बैठते हैं, तो ये सब गलत है। आप अपने पोस्चर को सही रखिए। 15-20 मिनट का कोई सा भी स्पाइनल एक्सरसाइज करें,
योगा करें, मेडिटेशन करें, आपका बॉडी का पोस्चर भी मेंटेन रहेगा, बैक एक भी नहीं होगा और कमर दर्द भी नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हाथ पैरों में झंझनाहट क्यों होती है? ये भी एक बड़ी समस्या आजकल देखने में आ रही है। इसमें 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 नस की एक प्रॉब्लम है बेसिकली। कुछ तो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है ना, अब इस समय नसों पे असर आने शुरू हो जाती हैं, तो उससे नस में झंझनाहट चालू हो जाती है या सुनपन आने लगता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, नसें, टीबी, ट्यूमर, रीढ़ के, ये सब में या चोट लगना, इस समय क्या होता है, नस पे असर आ जाती है, तो वो नस कहीं ना कहीं अपनी रिएक्शन शो करती है। तो हम लोग उससे समझ लेते हैं कि पैर का हो रहा है तो कमर से हो रहा होगा, गर्दन हाथों में हो रहा है झंझनाहट तो गर्दन से होगा, चारों हाथ पाँव के हो रहे हैं तो ये गर्दन से प्रॉब्लम आ रही है। तो नस जब भी दबाव में आ जाए या टच हो जाए या किसी तरह से उस पर असर आ रहा है तो ये रेफर्ड पेन जाता है। एक तो रेडिकुलर पेन कहलाता है, उसके बाद इसमें झंझनाहट सी आने लगती है, सुनपन आने लगता है, पैरेस्थेसिया होने लगता है, किसी को ज़्यादा कोई सेंसिटिव हो जाता है, कोई अंग, कोई थोड़ा सा कोई पार्ट कम सेंसिटिव हो जाता है। तो ये समस्या बेसिकली नसों की होती है। इसमें जल्द से जल्द जांच करा के डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए एंड उसका इलाज जल्द से जल्द ले लें तो जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसके साथ साथ हमारी दिनचर्या में आजकल एक और भी चीज़ अक्सर देखने को मिलती है जिसे हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो सर, ये स्लिप डिस्क बेसिकली क्या है और इससे कैसे बचा जाए? बेसिकली स्लिप डिस्क जो है, सियाटिका, स्लिप डिस्क सब एक टाइप की चीज़ें हैं। इसमें कॉमनली अमूमन आम पब्लिक जो समझता है वो ये है कि कमर में नस दब गई। अब वो नस क्या दबी, दो हड्डियों के बीच में डिस्क होती है। हमारे रीढ़ की जो भी हड्डियां हैं उन हड्डियों के बीच में वर्टिब्रल कॉलम जो बोलते हैं, हर दो हड्डी के बीच में डिस्क होती है। जैसे कि दो ईंट के बीच में सीमेंट लगाई जाती है पूरे बिल्डिंग को खड़ी करने में, वैसे हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग खड़ी है तो हर दो हड्डी के बीच में कमर स्पाइन के डिस्क होता है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यू होती है, ये हड्डी जैसी चीज़ नहीं होती। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। हम कूदते हैं, फांदते हैं, जंप मारते हैं, ये लचीलापन देता है, ये हमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, ये सब में मदद करता है। लेकिन जब कभी हम हेवी वर्क कर लें, झटका ले लें या कभी कभी एज के चलते डिजेनरेटिव चेंजेज आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो डिस्क वहाँ से फट के निकल जाती है। जब वो थोड़ी सी भी निकल जाती है और उसके ठीक सामने स्पाइनल कॉर्ड होती है, अगर वहाँ के नस को या नर्व रूट को इसने टच कर लिया या उसे दबा दिया तब ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, जिससे उसके एक पैर में या किसी किसी दोनों पैरों में भी दर्द जाती है। तो इसमें चार चीज़ का हम लोग जरूर से ध्यान रखने बोलते हैं कि अगर आपको कमर दर्द हो रही है या चलने फिरने झुकने में दिक्कत आ रही है तो चार काम ना करें। एक कि ज़मीन पे ना बैठें क्योंकि उठने में फिर दिक्कत होगी, ऊंचे स्थान पे बैठें, कुर्सी पे बैठें, टेबल पे बैठें, बेड पे बैठें, डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे बैठें, सोफ़ा पे नहीं बैठें, खटिया पे नहीं बैठें। तो ज़मीन पे ना बैठें, भारी चीज़ ना उठाएं, झुक कर काम न करें और सीढ़ी कम से कम चढ़ें। और अगर चढ़े भी तो बच्चों की तरह चढ़ें, जैसे बच्चे एक सीढ़ी पे एक पैर रखते हैं, फिर दूसरा पैर उसी सीढ़ी पे रखते हैं, फिर अगले सीढ़ी पे एक पैर रखते हैं, फिर दूसरा पैर उसी सीढ़ी पे रखते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके चलें। तो ये चार चीज़ का जरूर ध्यान रखें, इससे आप बच सकते हैं। अगर स्लिप डिस्क हो ही जाए, बहुत तकलीफ बढ़ी गई है, पैर सुन पड़ ही रहे हैं, दर्द भी बहुत हो रहा है, तो इसमें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखलाएं, न्यूरो सर्जन को दिखलाएं, उसकी एमआरआई करवा के देखें। अगर एमआरआई में हल्की फुल्की नस दब रही है तब तो बेड रेस्ट एंड दवाई से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उसमें इतनी दब रही है कि नहीं, इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, दवा ऐसे नहीं हटेगा, तो जितनी जल्दी हो उसका ऑपरेशन करा लें, बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हम लोग जो फेस करते हैं अमूमन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अधिकतर मरीज सर्जरी से भागते हैं। न्यूरो सर्जन की आप मान लीजिए ये सबसे छोटी सर्जरी होती है और इसमें जितनी जल्दी आप कराएं उतना अच्छा फ़ायदा मिलता है। जितने आप लेट होने के बाद या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आते हैं, फिर उस चीज़ का कितना इम्प्रूवमेंट बाद में आएगा ये कहना मुश्किल होता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें इन चीज़ों का ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर सतीश जो एक न्यूरो सर्जन है। डॉक्टर साहब ने आज हमें जो बातें बताई, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो अक्सर हम लोग मार्केट में फेस करते हैं, देखते हैं कि सड़कों पे किसी को मिर्गी का दौरा आ गया या
जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। इनके बड़े सरल भाषा में डॉक्टर साहब ने हमको बताया है इसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारियाँ आपको सहयोग करेंगी, और भविष्य में अगर कभी कोई मिर्गी का या कोई ऐसा व्यक्ति आपको बस स्टैंड पे, स्टेशन पे, मार्केट में कहीं मिलता है जिसको दौरा पड़ा हो, तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें, उसको सही जगह पे लिटा दें और उसको ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होने दें, उसके इर्द गिर्द भीड़ न लगाएं। और अगर उसका दौरा ज़्यादा चल रहा है, 1-1.5 मिनट से ज़्यादा चल रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को रेफ़र करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये चीज़ करते हैं, हम अपने और अपने समाज में हम बहुत लोगों का भला कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।